हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहला अपनी खोज में जो एक नई एक्सोप्लैनेट जो है LHS 475b इसकी खोज की। तो ये एक्सोप्लैनेट एक्चुअली होती क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरीके से एक्सोप्लैनेट जो है इसकी स्टडी से हम लोग को बेनिफिट्स हो सकती है। टाइप्स ऑफ स्टार्स के बारे में हम लोग अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। किस तरीके से एक्सोप्लैनेट को खोजा जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। गोल्डी लोग जोन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने थ्रू जेम्स वेब टेलीस्कोप, बहुत ही लेटेस्ट जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसने पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहला अपना एक्सोप्लैनेट जो है खोज किया है। तो देखिए, हर ऐसे जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को एक नंबर, एक नाम दिया जाता है ताकि ये यूनिक हो सके और इसी के थ्रू उसको एक आइडेंटिटी मिल सके। तो इसका जो नाम है LHS 475b। आपको बहुत ज्यादा ये नाम के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो ये जो है बेसिकली अर्थ के जैसे ही एक सेम साइज की एक प्लेनेट है। तो देखिए यहाँ पे एक्सोप्लैनेट क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सन जो है अपना सोलर सिस्टम जो फॉर्म करते हैं, यहाँ पे सबसे नियरेस्ट जो प्लेनेट है मर्क्यूरी, और सबसे जो दूर में रहते हैं प्लूटो। तो ये सोलर सिस्टम जो है एक टाइम के बाद जो है खत्म हो जाती है, यानी कि सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स बियॉन्ड प्लूटो कुछ दूर के बाद खत्म हो जाती है। तो उसके बाद अगर कुछ प्लेनेट हो, चाहे वो भटकता हुआ प्लेनेट हो या कि फिर दूसरे किसी स्टार को ये रिवॉल्व कर रही हो, तो इसको जो है एक्सोप्लैनेट बोला जाएगा। यानी कि एनी प्लेनेट बियॉन्ड द सोलर सिस्टम उसको एक्सोप्लैनेट बोला जाएगा। अभी देखिए, ये एक्सोप्लैनेट अलग अलग तरह के होते हैं। कोई एक्सोप्लैनेट जो है किसी स्टार्स की प्रोडक्शन कर रही होगी, या फिर कोई प्लेनेट जो है फ्री फ्लोटिंग, ये यानी कि किसी को प्रोडक्शन नहीं कर रही है, ये भटकता हुआ प्लेनेट, तो इसको रॉक प्लेनेट भी बोला जाता है। तो देखिए, जनरली हम लोग समझते हैं कि ये प्लेनेट भटकता हुआ प्लेनेट है स्पेस में, लेकिन एक्चुअली क्या होती है, एक गैलेक्सी जो होती है, हमारी सन भी गैलेक्सी को ही एक बार एक प्रदक्षिण करती रहती है। उसके सेंटर में जो ब्लैक होल होती है, तो ये जो रॉक प्लेनेट है ये भी गैलेक्टिक सेंटर के हिसाब से ही गैलेक्सी को प्रदक्षिण कर रही होती है, लेकिन दूसरे किसी स्टार के अंदर ये नहीं रहती है। तो ये जो एक्सोप्लैनेट होते हैं ये बहुत बड़े बड़े गैस जाइंट्स भी हो सकते हैं, या फिर रॉकी सरफेस हो सकते हैं अर्थ की तरह। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि एक्सोप्लैनेट के टाइप जो टेरिस्टेरियल है, अर्थ के साइज या फिर उससे स्मॉलर हो सकते हैं, उसमें रॉक या फिर मेटल भी पाए जा सकते हैं। नेपच्यून लाइक जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो नेपच्यून या फिर यूरेनस के साइज जो अर्थ से काफी बड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी इनको जो है हीलियम डोमिनेटेड एटमॉस्फेयर भी पाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा जो है सुपर अर्थ, यानी कि यहाँ पे टेरिस्टेरियल या फिर रॉकी जो एक सरफेस पाए जाते हैं यहाँ पे। और या फिर जो गैस जाइंट होती है, यानी कि सैटर्न या फिर जुपिटर, वो बहुत बड़े बड़े गैस जाइंट है, यानी कि वहाँ पे आपको जो है सॉलिड सरफेसेस नहीं मिलेंगे। तो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं गैस जाइंट की तरह। ये एक्सोप्लैनेट के अलग अलग टाइप्स यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये जो खोजा जा रहा है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए, यहाँ पे पहले ही खोज में जब अर्थ की साइज की रॉकी प्लेनेट जो खोज कर ली है साइंटिस्ट लोगों ने, तो एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे निकल के आती है कि उस रॉकी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को भी स्टडी किया जा सके। बिकॉज वहां पे अगर रॉकी सरफेसेस है तो ग्रेविटी भी होगी, ग्रेविटी होगी तो वहां पे एटमॉस्फेयर भी होगा, तो उस एटमॉस्फेयर को जो है स्टडी किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आती है रेड ड्वार्फ स्टार। तो रेड ड्वार्फ स्टार अगर बात करेंगे इसमें, तो इसकी जो टेम्परेचर सन के मुकाबले, हमारे सूरज के मुकाबले आधे होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि जो रेड ड्वार्फ स्टार जो होते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर कभी कभी बहुत ही कम होते हैं, लेकिन होते जरूर है यहाँ पे। तो रेड ड्वार्फ स्टार जो है बहुत ही, अगर देखा जाए, स्मॉलेस्ट एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है यहाँ पे यूनिवर्स में इन कंपेरिजन टू अदर स्टार्स, लेकिन काफी कॉमन इसको पाए जाते हैं। लेकिन लेड ड्वार्फ स्टार जो है ये बेसिकली डिमर होती है, यानी कि बहुत
उजाला नहीं होती, उसको ढूंढने में तकलीफ होती है। लेकिन रेड ड्वार्फ को अगर किसी भी एक्सोप्लैनेट जो रिवॉल्व कर रही है, यानी कि मान लीजिए ये रेड ड्वार्फ है और उसको एक एक्सोप्लैनेट रिवॉल्व कर रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में इजी होती है। बिकॉज क्या होता है कि किसी भी स्टार के जो चकाचौंध में हाईली जनरली इतने दूर में होते हैं एक्सोप्लैनेट, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो रेड ड्वार्फ को अगर किसी भी एक्सोप्लैनेट रिवॉल्व कर रही हो तो उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक स्केल को समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कलर। यहाँ पे जो ब्लू स्टार जो है ये मैक्सिमम जो है हॉट एंड ब्राइट होते हैं। जो सुपर जाइंट स्टार जो होते हैं वो जनरली व्हाइट या फिर येलोइश कलर के होते हैं। और जो रेड या फिर ऑरेंज कलर के होते हैं वो कंपेरेटिवली कूलर होते हैं इन कंपेरिजन टू द ब्लू कलर स्टार। यानी कि जो ब्लू कलर के स्टार आपको अगर दिखाई देंगे वो ज्यादा गर्म होता है इन कंपेरिजन टू द येलो, ऑरेंज या फिर रेड से। ये थोड़ा समझने में अटपटा लगता है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो एनर्जी इक्वल एच न्यू, इस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। यानी कि जो एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसका एनर्जी होगा। तो हमारे सन को अगर आप देखेंगे इस रेंज पे है, यानी कि येलोइश रेंज पे, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है। व्हाइट ड्वार्फ को आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर के ही इसको आप समझ सकते हैं। कंपेरेटिवली गर्म होती है लेकिन स्मॉलर इन साइज होती है। और ये जो रेड कलर के जो ड्वार्फ होते हैं इस रेंज पे आती है, तो कंपेरेटिवली गर्म काफी कम होती है। लेकिन जो ब्लू कलर के स्टार्स होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। तो अलग अलग टाइप ऑफ स्टार्स में आप देख सकते हैं रेड जाइंट स्टार्स। तो जनरली रेड जाइंट स्टार्स यहाँ पे बहुत बड़े साइज के होते हैं। रेड सुपर जाइंट स्टार्स ये जनरली अपने लाइफ के लास्ट फेजेस में देखने को मिलते हैं। ब्लू जाइंट स्टार्स बहुत ही गर्म। व्हाइट ड्वार्फ स्टार आप देख सकते हैं इस रेंज में आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे जो हार्ट्सप्रंग रसेल डायग्राम के स्केल में आप देख सकते हैं। येलो ड्वार्फ स्टार लगभग इसी जगह में आपको येलो ड्वार्फ मिल जाएंगे। रेड ड्वार्फ स्टार ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, कंपेरेटिवली कम होती है टेम्परेचर। और ब्राउन ड्वार्फ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एक्सोप्लैनेट की जो फाइंडिंग, इसको किस तरीके से उसको जो है एक्चुअली फाइंड किया जाता है। बिकॉज एक्सोप्लैनेट को बहुत ही मुश्किल होता है इसको खोजना। बिकॉज क्या होता है कि जनरली ये एक्सोप्लैनेट यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जो प्लैनेट है ये किसी स्टार्स को जो है यहाँ पे रिवॉल्व करती है, लेकिन स्टार के ब्राइटनेस के वजह से उसको खोजना बहुत ही मुश्किल होते हैं। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे अलग अलग मेथड जो है इजाद किया है। यहाँ पे एक तो है यहाँ पे ट्रांजिट मेथड। तो ट्रांजिट मेथड क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक स्टार है और एक प्लेनेट जो है इसको रिवॉल्व कर रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट में उस स्टार की जो ल्यूमिनिसिटी वो कम हो जाती है, यानी कि ये प्लेनेट उसके ऊपर आ जाती है। तो ये पॉइंट जो है आपको डार्क दिखाई देगा। तो इससे ये समझा जा सकता है कि एक प्लेनेट उस स्टार और हमारे जो अर्थ से खोजा जा रहा है उसके बीच में है। तो इसी के हिसाब से उसको स्टडी किया जा सकता है। और दूसरा एक मेथड है ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। तो लाइट जो लाइट होती है यहाँ पे जब भी किसी दूसरे स्टार से आती है ये बैंड होती है यहाँ पे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी जो स्टार और अर्थ से जाती है। तो उसको स्टडी करके किस तरीके से यहाँ पे लाइट जो है बैंड हुई है उसको स्टडी करके उस प्लेनेट को स्टडी किया जा सकता है। और यही जो हाइपोथेटिकली अपने सन और एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्सोप्लैनेट को जो स्टडी किया जा रहा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उसको स्टडी किया जा रहा है। तो देखिए ये जो है एक सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे प्लेनेट की फॉर्मेशन कैसे हुई है, इसकी ओरिजिन किस तरीके से हुई है वो एक आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन या फिर बहुत सारे ऐसे चीज होती है। और मेनली यहाँ पे देखिए कि एक जो बहुत ही अनोखा सवाल सबके जहन में होती है यहाँ पे कि क्या यूनिवर्स में हम अकेले ही जीव है यहाँ पे। तो अगर एक्सोप्लैनेट होती है और वो जो एक हैबिटेबल जोन में होगा, क्या वहां पे कुछ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग एलियंस जो हम लोग बोलते हैं मौजूद है। तो ये भी एक रीजन है यहाँ पे। तो जब भी देखिए यहाँ पे एक्सोप्लैनेट को खोजा जाता है ये भी देखा जाता है क्या वो अपने स्टार्स से किस लेवल पे हैबिटेबल जोन में है। और उसी हैबिटेबल जोन को जो बोला जाता है गोल्डीलॉक जोन, यानी कि वो एक ऐसा जोन है जहां पे पानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। यानी कि वो भाप भी नहीं बन जाती है और सॉलिड भी नहीं होती, लिक्विड फॉर्म में होती है। जब पानी लिक्विड फॉर्म में होगी उसी जगह पे जो है
हैबिटेबल पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये जो है वीनस है, तो वीनस बहुत ही ज्यादा गर्म होगा तो वहां पे पानी होगा भी तो भाप बन जाएगा, तो बहुत ही मुश्किल है वहां पे लाइफ को एग्जिस्ट करना। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्स जो है अर्थ से जो ये बाहर बहुत ही ठंडा होगा, तो उस जगह पे क्या होगा कि पानी जो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तो बहुत ही मुश्किल यहाँ पे भी होती है। लेकिन ये जो जोन है, ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो जोन, ये हैबिटेबल जोन है, यानी कि पानी को आपको यहाँ पे जो है भाप भी मिलेंगे, सॉलिड भी मिलेगी और लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगी, और जहाँ पे किसी भी लिविंग बॉडी के जिंदा रहने के लिए ज्यादा चांसेस है। तो यही अगर गोल्डी लॉक जोन में किसी एक्सोप्लैनेट मिल गया, अर्थ के जैसे ही सेम साइज जो है हो गई, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रॉकी सरफेसेस होते हैं, तो ये बहुत ही पॉसिबिलिटी दिखाती है क्या वहां पे लाइफ फॉर्मेशन हो सकती है। और हु नोज, आने वाले टाइम में हम लोगों ने ऐसे टेक्नोलॉजी भी निकाल दिया कि अर्थ खत्म होने वाली है और यहाँ पे जो है उस प्लेनेट में हम लोग जा भी सकते हैं। ये हालांकि अभी बहुत दूर की सोच है, बिकॉज इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है। अगर आप देखेंगे फ्रॉम द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, तो वो बहुत ही करोड़ों साल लग जाएंगे एक ऐसे ही जाने में, एक ऐसे ही एक्सोप्लैनेट में जाके स्थिर होने में। लेकिन फिर भी देखिए, ये एक पॉसिबिलिटी भी दिखाती है कि अर्थ के जैसे ही दूसरे प्लेनेट भी इन द हैबिटेबल जोन मौजूद है, तो हम लोग को बहुत स्टडी करने में यहाँ पे हेल्प किया जा सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द न्यू एक्सोप्लैनेट LH475b, जिसको रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोज निकाला है। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी आइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।